बिहार का करंट अफेयर्स 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि आपको बीपीएससी 69वीं के पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और अदर एग्जाम्स जो भी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसे आखिर तक सुनिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें कहूँगा, कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो जैसे अभी जो है चल रहा है आपका, आज 2 तारीख तक का मैंने दिया, 2 अगस्त तक का दिया है, और पिछला जो है आपको बचा हुआ है, अभी काफ़ी बचा हुआ है, जो कि मैं आपका 31 अगस्त तक मैं आपका पूरी तरीके से पैक कर दूंगा। आप इसके लिए घबराइएगा नहीं, आपको सारा का सारा मिल जाएगा, और 1 सितंबर से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। साथ ही साथ मैं इसका एमसीक्यू भी देता हूं, वो भी आपको जो है वो फ़ायदा करेगा और कर रहा होगा। तो मैं साथ में एमसीक्यू भी दूंगा और वो सब सारा चीज़ करूंगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहें, और आप जो है जो नए जो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कई वेराइटीज़ का मैं वीडियो भी ला रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए मैंने 2 वीडियो डाला है, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स वगैरह के ऊपर डाला है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं आप, या आपके अगर कोई दोस्त देने वाले हैं आपको शिक्षक भर्ती का, तो आप ज़रूर उन्हें शेयर कर दें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो कक्षा 1 से 5 तक का है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको मैंने सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का मैंने उसमें टॉपिक दिया हुआ है। मैथ से लेकर के आपको पर्यावरण तक सारा का सारा ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो अक्सर हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने उसका 2 वीडियो जो है टीचर्स वाले का वो मैंने डाला हुआ है, वो आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो देख रहे हैं वो, अगर वो बीपीएससी वाले जो देने वाले हैं वो लोग भी आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज जो मेरा टॉपिक जो है आपका पहला 3 पॉइंट्स जो है वो आपको स्वास्थ्य के रिगार्डिंग है। ये तीनों जो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग है, आपको इतना ये चीज़ समझना होगा कि मैं पहले आपको थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं, फिर उसके बाद पीटी का फैक्ट भी उसमें से निकल करके आएगा। देखिए, जैसे ये तीनों स्वास्थ्य के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, और ये जो टॉपिक्स जो है, और क्या है कि आपको बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग काम कर रही है, उसी तरीके से केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य के रिगार्डिंग काम कर रही है। और ये जो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, उस 17 में जो है जो जितने भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे भारत भी है तो 193 जो सदस्य राष्ट्र है, उनके लिए आपको 2030 तक लक्ष्य दिया गया है कि आपको वो उस लक्ष्य को पूरा करें। तो वो 17 जो पॉइंट है वो मैं बार बार एक तो कहता हूं कि उसको रट जाइएगा। तो वो वाला जो वहाँ पर जो 17 पॉइंट में एक पॉइंट है, जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो लक्ष्य दिया गया है, उसको आप यहाँ पे इंक्लूड अगर देखा जाए तो भारत सरकार भी वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, और बिहार सरकार भी काम कर रही है। तो आपके आंसर राइटिंग में वो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लक्ष्य है उसको भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, और वहाँ पर जो भी जितने भी हैं आप उन सबको रट जाइए जितना हो सके। मैं पिछले वीडियो में भी मैं हमेशा कह रहा हूँ कि वो आपको 17 जो लक्ष्य हैं उनको याद रखिए, क्योंकि आपको 68वीं में भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। तो 68वीं वाले में मेंस में भी आप जा कर के देख सकते हैं कि उसमें आपको 16वां जो है जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी में सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, तो उसमें भी वो क्वेश्चंस जो है वो उसका क्वेश्चंस जो है आपको 68वीं में पूछ चुका है। इसीलिए आप लोग उसको रट जाइए। वो एक तरीके से अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरा GS ही है। आपको कहीं से वहाँ से उठा करके अपने कोई भी, चाहे वो जैसे उद्योग से संबंधित है उसमें उद्योग से संबंधित भी है। फिर इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था आपको गरीबी उन्मूलन से संबंधित, तो उसमें गरीबी उन्मूलन से संबंधित नंबर 1 पे ही लक्ष्य दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का उसमें। तो आप ऐसे करके आपको उसको रट जाइएगा, तो आप उसको कोट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स उठेगा। तो इसीलिए ये स्वास्थ्य के संबंधित आप, और एक चीज़ और जान जाइए
कि भारत सरकार क्या कर रही है कि जैसे नीति आयोग के जरिए आपको रैंकिंग तैयार करती है स्वास्थ्य से संबंधित, और उससे भी आपको क्वेश्चंस क्या हुआ था 67वीं में पूछ दिया गया था नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार कि बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो आपको ये शॉर्ट नोट्स में भी आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इसको, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये तीनों पॉइंट उसमें जाकर के घुस जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जिस तरीके से भारत सरकार राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही है और राज्य भी बढ़ चढ़ करके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, जैसे बिहार सरकार भी आप देखेंगे तो कई सारी योजनाएं ला रहे हैं जो लोगों को आपको स्वस्थ रख सके, लोगों को डॉक्टर तक आसानी से पहुंच सके, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या आपको जहां आपको सरकारी अस्पताल है तो लोगों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए और स्वास्थ्य से संबंधित काम जो है बिहार का सरकार कर रही है। और एक फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि जैसे पिछला वीडियो में ही हमने बताया कि शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, राष्ट्रीय औसत से भी कमी आई है जो पिछला वीडियो में बताया था। तो इसका अर्थ क्या है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम कर रही है। तो इसीलिए ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो है आपको सघन मिशन, पहला पॉइंट जो है सघन मिशन इंद्रधनुष 5 विशेष अभियान। ये जो है एक तो है केंद्र सरकार का योजना है जो कि आपको, लेकिन बिहार सरकार इस योजना के तहत काम कर रही है। तो ये जो है आपको सघन मिशन इंद्रधनुष विशेष अभियान योजना जो है, ये अभियान योजना किस लिए है? तो ये बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित है। तो ये जो है आपको 7 अगस्त से शुरू होने वाला था, लेकिन अब जो होगा स्टार्ट आपको 11 सितंबर से इसका शुरुआत होगा। तो आपको इसमें 11 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो टीकाकरण से संबंधित है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मिशन इंद्रधनुष जो है आपको ये किस से संबंधित है, स्वास्थ्य से, कृषि से। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका भी है और ये जो है अभी पूछा जा सकता है। ये अभी जो है कि कब शुरू हुआ है, तो कब शुरू किया जाएगा, तो 11 सितंबर को किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। और मिशन इंद्रधनुष जो है ये आपको 2014 का ये योजना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो है आपको जो शिक्षक बहाली वाले हैं उनके लिए बैक का डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा ये आपको 2014 में आपको मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था, केंद्र सरकार के जरिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका कुछ डाटा पढ़ लेते हैं। 11 सितंबर 2023 से शुरू होगा 5 वर्ष के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए, यानी कि 5 वर्ष से कम के बच्चों को आपको गर्भवती और दूसरा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए है। तो आपको ये जो इसका जो हम MCQ भी अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में हम इसको डाल दिया करते हैं। तो आप जो है आप वहाँ से भी आप देख करके जो मैं पढ़ा दिया रहूँगा और उसको देख लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, रिवीजन भी होगा और लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए आपको याद भी रहेगा। अगला पॉइंट है सर्वजन दवा सेवन अभियान। सर्वजन दवा सेवन अभियान ये बिहार सरकार के जरिए ये जो किया जा रहा है सर्वजन दवा सेवन अभियान, एक्चुअल में क्या है? तो ये जो आम लोग हैं वो क्या है कि आपको उनको प्रेरित करने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए कि हाँ कि आप दवा का सेवन कीजिए। तो क्यों, मतलब किस लिए? तो अभी फाइलेरिया जो है 11 जिलों बिहार के 11 जिलों में क्या है कि फाइलेरिया बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए बिहार सरकार ने ये योजना लाया है ताकि वो फाइलेरिया को नियंत्रित किया जा सके। और इसमें पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग का क्या है कि उसका भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। और उसका मुखिया जो होते हैं, मुखिया ही जाकर घर लोगों को क्या करेंगे कि जागरूक करेंगे कि आप लोग दवा का सेवन कीजिए। क्या होता है कि दवा बीच में ही छोड़ देते हैं तो वो फिर उसका असर नहीं होता है। तो यही जागरूक करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, तो सर्वजन दवा सेवन कीजिए उसका अभियान चलाया है। ठीक है, तो 10 अगस्त से राज्य के 11 जिलों में सर्वजन दवा सेवा संचालित होगा। उद्देश्य क्या है? फाइलेरिया नियंत्रण है। और सहयोग कौन करेगा? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा, ठीक है, सहयोग किया जाएगा। तो 3-4 पॉइंट है, आपका MCQ इसको मिल जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 10 अगस्त से जो है राज्य के 11 जिलों में जो है आपको ये सर्वजन दवा सेवन अभियान जो है चलाया जाएगा। ठीक है, अब अगला है DNA जांच।
ठीक है। डीएनए जांच का हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने वीडियो में चर्चा कर रखा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जितना भी है इसका मैंने आपको पीडीएफ बना करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में उसे मैं दे दिया हूँ। आप वहाँ से भी इसका क्वेश्चंस जो है आप इसको अगर होलिस्टिक वे में पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि हाँ कि सर आप इसका वो भी दे दीजिए, ये पेपर कटिंग का भी पीडीएफ बना कर दे दीजिए, तो मैं वो दे देता हूँ। ठीक है, वहां से आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ये डीएनए जांच किस लिए होता है? तो डीएनए जांच वो होता है जैसे आपको कोई भी जैसे अस्पताल में कोई बच्चा का चोरी भी हो जाता है या कुछ जैसे अपराधी है तो अपराधी जो अपराध कर देते हैं और पता लगाने के लिए ये डीएनए जांच है कि एक तो आपको जैसे मान लिया कि ये फलाना कोई मान लिया कि कोई किसी गर्भवती महिला है और उसका बच्चा हो गया है और उसके फादर जो है वो मना कर दिया कि नहीं मेरा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए डीएनए जांच होगा। तो डीएनए जांच से पता चल जाएगा कि हाँ कि असलियत में वो किसका बच्चा है, तो इसीलिए वो डीएनए जांच किया जाता है। इसके लिए सिर्फ एक जगह ही था हमारे पूरे बिहार राज्य में, तो वो पटना में था, लेकिन अब जो है मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी ये हो गया हुआ है और इसको मतलब कि इसका केंद्र खोल लिया गया है। तो आपको विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार में 3 जगह है। इसको जो है डीएनए जांच के लिए जो है जो प्रयोगशाला है वो है आपको विधि विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत ही जो है ये डीएनए जांच होता है। ये पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर है। ठीक है, 3 जगह है, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर है। रट जाएगा आपको एकदम, जो सुनते ही पूरा का पूरा रट जाएगा और क्वेश्चन लगा लेंगे तो और मजा आ जाएगा आपको। अगला पॉइंट है कौशल विकास मिशन। ये कौशल विकास मिशन क्या है? तो आपको पता होगा कि आपको जो 7 निश्चय बिहार सरकार के जरिए जो लाया गया है वो एक महत्वाकांक्षी योजना, तो उसके तहत जो है आपको कौशल विकास मिशन जो है योजना जो है ये कौशल विकास मिशन ये शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 16 दिसंबर 2016 को किया गया था। ये आपको टीचर जो है बीपीएससी जो टीचर वाला भर्ती वाला है उनको याद रखना है कि 16 दिसंबर 2016 को ये आपको इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? तो कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई थी, 7 निश्चय के तहत हुआ था। अब 7 निश्चय अब मैंने बोला तो ये जान लीजिए कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 68वीं में 7 निश्चय का भी क्वेश्चन पूछा गया है और उससे पहले भी पूछा गया है। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि 69वीं बीपीएससी के मेंस में नहीं पूछा जाएगा आपको 7 निश्चय भी, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि 7 निश्चय के तहत इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका आंसर आप लॉन्ग क्वेश्चन नहीं शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप इसका बना सकते हैं, बना करके आपको रखना चाहिए। और सर्वजन दवा सेवन अभियान को भी शॉर्ट क्वेश्चन में बनाकर रखना चाहिए क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो उसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, तो ये कौशल विकास मिशन जो है ये है क्या? तो ये इसके अंतर्गत क्या है कि आपको कि बिहार सरकार जो है स्वरोजगार सृजन करेगी। ठीक है, स्वरोजगार का सृजन करेगी। तो ये सृजन कैसे करेगी? तो बिहार सरकार का जो पशु मत्स्य संसाधन विभाग है वो और निजी सेवा क्षेत्र जो है, निजी में कोई जैसे संस्था है उसके साथ मिल करके बिहार सरकार ये काम करेगी कि क्या है तो पुरुष और महिला दोनों को प्रशिक्षण देगी और दोनों को प्रशिक्षित कर करके और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देगी। स्वरोजगार जो है उसका सृजन कर दिया जाएगा। तो मतलब कि आपको जो व्यक्ति है वो उसका एज क्या होगा? तो वो 17 से, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है शायद, तो 17 वर्ष से लेकर के 59 ईयर्स तक के पुरुष या महिला इसके लिए आपको उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आइए इसमें डाटा को पढ़ लें। बिहार सरकार कौशल विकास मिशन के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा स्वरोजगार सृजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र के साथ 7 विभिन्न क्षेत्र में, हाँ इसमें निजी क्षेत्र के साथ 7 विभिन्न क्षेत्र क्या है? जैसे पशुधन जो होता है तो उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे डेयरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर लेदर ये चमड़े से आपको कुछ बनाने का उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वो 7 तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ये मैंने पीडीएफ आपको दे चुका, मैंने दे दिया है आपको मैं टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में, आप वहां से आप उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट जो है स्वर्गीय डॉक्टर यमा पांडे।
इन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर यमा पांडे जो है, इन्होंने एक किताब लिखा है जो कि द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ राखलदास बनर्जी, द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ राखलदास बनर्जी। डॉक्टर यमा पांडे जो है, उन्होंने जो लिखा है पुस्तक वो राखलदास बनर्जी के ऊपर। ये राखलदास बनर्जी वही बनर्जी हैं जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किया है, वही राखलदास बनर्जी के ऊपर जो है अभी बुक्स का जो है ये किताब का विमोचन हो रहा था इस पुस्तक का, तो उसी का ही ये पेपर में, न्यूज़पेपर में दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किताब। कौन सा? द लाइफ एंड वर्क्स राखलदास बनर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट है चंद्रयान 3। आप जान रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है अभी छोड़ा गया था, आपको 14 जुलाई को छोड़ा गया था, और अभी जस्ट आपको आजकल का न्यूज़ अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया है कि आपको चंद्रमा के करीब पहुंचने वाला है उसका लैंडर। तो आपको ये जो चंद्रयान 3 जो है यहाँ पर क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस चंद्रयान से 2 बिहार के वैज्ञानिक जुड़े हुए थे, एक सुधांशु कुमार जुड़े हुए थे और एक अनिल झा जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे? तो सुधांशु कुमार, एक अनिल झा जुड़े हुए थे, जो कि आपको वैज्ञानिक हैं, इसरो, वो इस चंद्रयान से जुड़े हुए थे और इसरो के भी कर्मचारी हैं। ठीक है, तो आपको ये वैज्ञानिक है। तो आपको ये चंद्रयान 3 के बारे में ये चीज़ जो 14 जुलाई को बता, और इसकी शुरुआत मतलब कि पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था, जो चंद्रयान प्रथम का आपको जो भेजा गया था। ठीक है, अब आते हैं, आपको सबका MCQ आपको मिल जाएगा। अगला है जो जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान यहाँ पर मैंने बस एक लाइन में ही समेट दिया है, ये बहुत बड़ा ये चैप्टर है, और इस जल जीवन हरियाली ये कहीं ना कहीं आपको हमारे मुख्यमंत्री की बहुत दूरदर्शिता का परिचायक है, जो कि आपको जो विश्व में जलवायु परिवर्तन का जो ये संकट आया हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का परिचायक है कि जल जीवन हरियाली के तहत बिहार में वो संतुलन बनाए रखने का काम कर रही है। और ये कहीं ना कहीं आपको ये भी जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसमें भी जलवायु परिवर्तन का जिक्र किया गया है, तो वहां पर भी ये आपको इससे भी आपको जोड़ने के लिए उसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब बात यहाँ पे उठती है कि आपको जल जीवन हरियाली, इसकी ये जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई थी। एक तरफ जल है, एक तरफ आपको हरियाली है, अब बीच में जीवन है, यानी कि इंसान है जो जिसको बचाए रखना है। जल का संरक्षण करेंगे और एक तरफ हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, हरियाली लगाएंगे, तब जाकर के हमारा जीवन जो है वो सुरक्षित रह सकता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है इसका। आप भी जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, मेरे पास शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बना हुआ है। इसको यहाँ पर देने का कारण क्या है, तो देने के पीछे कारण है कि आपको हमने उसका ये PDF प्रोवाइड कर दिया है, उसमें एक तस्वीर बनी हुई है, बार डायग्राम बना हुआ है। उस बार डायग्राम को अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसके अंतर्गत आप रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, और उससे मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसलिए, और हमने भी एक अलग से क्रिएट किया हुआ है एक फिगर, तो वो दोनों को मिलाकर के डाल देंगे तो बहुत आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, तो हमने बता दिया कि उसका उद्देश्य है कि आपको जल संरक्षण और आपको प्राकृतिक पर्यावरण और जल का संरक्षण करना है, और इसका दर्शन भी मैंने बता दिया है। तो आपको यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा था दर्शन, तो दर्शन मैंने बताया क्या है। और इसके वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को पूरा फुल जो है जल जीवन हरियाली का एक पैकेज मिल जाए। और अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ कि सर इसका आप नोट्स बना दीजिए, मतलब इसका एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक जो है बच्चों की तस्करी। बच्चों की तस्करी ये चर्चा में क्यों रहा है, तो बच्चों की तस्करी का चर्चा इसलिए रहा है कि अभी हाल में ही, यानी कि आपको ये विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस जो मनाया गया था वो 30 जुलाई को मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 30 जुलाई को मनाया गया था और 31 के पेपर में न्यूज़ में आया था। तो अब ये बच्चों की तस्करी में सबसे जो ज़्यादा जो तस्करी होता है आपको भारत में, तो वो होता है आपको ये उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे आपको बिहार में, और तीसरे नंबर पे आपको तेलंगाना में होता है। पहले नंबर पे आपको है
उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा तेलंगाना ही आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आपको आंध्र प्रदेश में है। इसके अंतर्गत और हम लोग ये बातें कर ले कि ये रिपोर्ट जो जारी किया है किसके जरिए जारी किया गया है, तो आपको एक गेम्स 24x7 और प्लस कैलाश सत्यार्थी जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। तो वो दोनों ने मिल करके ये आंकड़ा को इकट्ठा किया और रिलीज किया है। तो आपको ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस 30 जुलाई को आपको मनाया जाता है। 30 जुलाई को कब मनाया जाता है विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस, तो आपको 30 जुलाई को मनाया जाता है। और रिपोर्ट में क्या है, यूपी नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे बिहार है और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। इसको आप याद रखेंगे। अगला जो है यह आंकड़ा ये आंकड़ा जो है गेम्स 24x7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन के जरिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और जिलों के आधार पर जिलों के आधार पर बच्चों की जो तस्करी हो रही है वो जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो जिलों के आधार पर जो तस्करी हो रही है जयपुर राजस्थान नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा हो रहा है वहां। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं कृषि यांत्रिकीकरण योजना। कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2023-24 ये चर्चा में क्यों है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि हमारे बिहार सरकार क्या कर रही है, आपको ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जब किसान के लिए जो बिहार सरकार कर रही है, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आपको ये क्या है कि आपको कृषि यांत्रिकीकरण योजना ये है कि आपको जो छोटे किसान और लघु किसान जो है, तो उनको जो है जो कृषि यंत्र जो है उनको सस्ते दर में उनको ये अनुदान उसके लिए मिलेगा उनको। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि आपको सीमांत किसान कौन है और लघु किसान कौन है, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे और बहुत लोग जान भी रहे होंगे। लघु जो सीमांत किसान जो है, जिनके पास आपको योग्य जो भूमि है उसका जो है 1 हेक्टेयर से कम है, वो सीमांत किसान है, बहुत छोटे किसान है। और उससे थोड़ा बड़ा होता है लघु किसान, जो कि आपको 1 हेक्टेयर से ऊपर और 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है उसको बोलते हैं लघु किसान। तो उन किसानों के लिए यानी कि छोटे छोटे किसानों के लिए जो है बिहार सरकार ने 108 प्रकार के यंत्र को जो है इस साल आपको 2023-24 में रखा है, जो कि आपको अनुदान के तहत मिलेगा। एक ऐसा किट होगा जिसके अंतर्गत 108 जो है आपको यंत्र होंगे और वो उसका जो रेट होगा वो 1000 का होगा, लेकिन 800 रुपया अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 80% का अनुदान जो है बिहार सरकार देगी छोटे छोटे किसानों को। ठीक है, अब डाटा के ऊपर आते हैं तो 108 प्रकार के कृषि यंत्र और छोटी जोत वाले किसानों को दिया जाएगा। और कृषि यंत्रों पर 80% की छूट, जैसे छोटे यंत्र कौन से है, तो खुरपी है, कुदाल है, हंसुआ है, ये ETC, मतलब कि उस टाइप का छोटा छोटा यंत्र जो है बिहार सरकार उस पर अनुदान देगी और उसमें वो जो है आपको किसान के खातों में ही वो पैसा जाएगा। अगला पॉइंट है विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 1 अगस्त को मनाया गया था। और इसमें जो है रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस में जो सबसे ज़्यादा कैंसर है वो भारत के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में है और तीसरे नंबर पर बिहार है। तो इसीलिए ये चर्चा में है कि आपको महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ये पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे है। इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आ जाते हैं चौथा कृषि रोड मैप। चौथा कृषि रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि पहला मतलब पहला जो कृषि रोड मैप आया था 2008 में आया था, फिर दूसरा कब आया था 2012 में आया था, तीसरा कब आया था 2017 में आया था और चौथा जो है 2023 में आया है। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए कि 2023 में आया, इसके बारे में भी हम लोग पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने चौथा कृषि रोड मैप पे कई बातें किया है, कई वीडियो में आया हुआ है, न्यूज़पेपर में हमेशा देता रहता है, कुछ नया चीज़ इंक्लूड किया वो दिया और हम आपके पास परोस देते हैं। तो आपको वो सब का भी इकट्ठा कर लेना है ताकि आप मेंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो सके, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तैयार करके आपको रखना है। तो आपको यहाँ पर क्यों ये चर्चा में है, तो परंपरागत खेती जो है अभी चौथे कृषि रोड मैप के तहत ही परंपरागत खेती पर जोर दिया जा रहा है, जो कि आपको बिहार सरकार कल ही जो है उसके लिए आपको एक अधिकारियों के साथ आपको मीटिंग किया था, जिसके तहत क्या किया गया है कि आपको जो एक है कि मोटे अनाज विकास कार्यक्रम
के लिए तेलंगाना के संस्थान, तेलंगाना का एक संस्था है जो कि आपको है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान हैदराबाद में है, उसका चयन किया गया है। मोटे अनाज को कैसे उसके लिए खेती किया जाए, किस तरीके से उसका ज़्यादा उपज हो और किस तरीके से उसको हम अच्छे मतलब सुरक्षित रख सकें, तो उसके लिए जो है आपको तेलंगाना की एक संस्था है जो हैदराबाद में है, तो वो संस्था है आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान केंद्र है। तो उसको जो है बिहार सरकार ने चयन किया है इसके लिए, ताकि हमारे जो किसान जो हैं उनको मोटे अनाज के उत्पादन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला जो है आपको डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार जो है अनंत विजय को मिला है। कौन? तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार ये अनंत विजय को मिला है। इनको हिंदी सेवी सम्मान के लिए मिला है। ठीक है, हिंदी जो विषय है उसके सेवी सम्मान के लिए इनको के अंतर्गत इनको मिला है। किनको? अनंत विजय को मिला है 2020-21 के लिए। वैसे पुरस्कार का और भी बहुत सारा है जो कि मैंने PDF दे दिया है आप लोगों को, आप वहाँ से भी और देख सकते हैं। कुछ मैंने और छांटा है जो कि आगे वीडियो में मैं उसे दे दूंगा। जो मेरा ये पसंद आया होगा तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। खूब शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।